आज हम जीवन के दो बहुत ही दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। निरंतरता और संयोग, मतलब कैसे जिंदगी करोड़ों सालों से लगातार चलती आ रही है और इसमें किस्मत या कहिए चांस का कितना बड़ा रोल है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई भी जीव अमर क्यों नहीं है? क्यों हर जिंदगी का एक अंत होता है? ये सवाल सिर्फ हमारा आपका नहीं है, बल्कि सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स और साइंटिस्ट को परेशान करता आया है। जरा सोचिए, हमारी इस धरती पर जिंदगी कितने अलग अलग रूपों में है ना? एक तरफ विशाल हाथी है तो दूसरी तरफ एक छोटी सी फल मक्खी। हर किसी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक समय सीमा, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है अंत। इसी समय सीमा को साइंस की भाषा में कहते हैं जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो। और हाँ, ये हर स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। किसी जीव का साइज उसकी उम्र तय नहीं करता, बिल्कुल नहीं। जैसे एक कौवा और तोता, साइज में तो लगभग बराबर ही है ना? लेकिन उम्र देखिए, कौवा जीता है करीब 15 साल और तोता पूरे 140 साल तक। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर ये एक पहेली बन जाती है। अगर हर एक जीव को मरना ही है, तो फिर जिंदगी लाखों करोड़ों सालों से चलती कैसे आ रही है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल प्रोसेस में। और वो प्रोसेस है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। ये समझिए कि मौत की इस पक्की हकीकत का जिंदगी का अपना एक जवाब है। एक बहुत ही सिंपल पर ब्रिलियंट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, प्रजनन एक साइकिल की तरह है। एक जीव अपने जैसे ही एक नए जीव को जन्म देता है, फिर वो नया जीव बड़ा होता है, मैच्योर होता है और फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देता है। बस यही साइकिल है जो स्पीशीज को हमेशा के लिए खत्म होने से बचाता है। अब मोटे तौर पर प्रजनन के दो तरीके हैं। एक है अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, जैसे यहाँ यीस्ट में दिख रहा है। और दूसरा है लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, जैसे इस गुलाब में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है अमीबा। देखिए कितना सिंपल है। पहले पेरेंट सेल का न्यूक्लियस यानी केंद्रक दो हिस्सों में बंटता है, फिर सेल का बाकी हिस्सा साइटोप्लाज्म बंटता है और आखिर में एक से दो नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। कितना सीधा और कितना इफेक्टिव तरीका है ना? तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक तरह से जिंदगी के ब्लूप्रिंट की कॉपिंग करने जैसा है। और ये ब्लूप्रिंट क्या है? ये है डीएनए। वही डीएनए जिसमें किसी भी जीव को बनाने की सारी इंफॉर्मेशन कोड की हुई होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कॉपिंग प्रोसेस हमेशा 100% परफेक्ट होता है? और यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्योंकि नहीं, ये कॉपीइंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी-कभी इस ब्लूप्रिंट को कॉपी करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन्हीं गलतियों को साइंस की दुनिया में कहा जाता है उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस। तो आखिर ये म्यूटेशन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये डीएनए के सीक्वेंस में होने वाला एक परमानेंट चेंज है, एक पक्का बदलाव। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव सिर्फ उसी जीव तक नहीं रहता, बल्कि ये अगली पीढ़ी में भी पास ऑन हो सकता है। म्यूटेशंस भी कई तरह के होते हैं। यहाँ 3 मेन टाइप्स दिखाए गए हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, जहाँ एक हिस्सा दूसरे से बदल जाता है। दूसरा डिलीशन, जहाँ एक हिस्सा हट जाता है। और तीसरा इंसर्शन, जहाँ एक नया हिस्सा जुड़ जाता है। और देखिए, डीएनए में जरा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी इन्हीं छोटे छोटे बदलावों का नतीजा हो सकते हैं। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक इंसान के जीनोम में हर दिन करीब 100 से 1000 म्यूटेशंस होते हैं। जी हाँ, हर रोज। इसका मतलब ये कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये तो जिंदगी का एक नॉर्मल, नेचुरल हिस्सा है। और ये म्यूटेशंस कितने पावरफुल हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि लगभग 80% कैंसर के मामलों में जेनेटिक म्यूटेशंस की भूमिका होती है। मतलब डीएनए कॉपी होने में हुई एक छोटी सी गलती के कितने बड़े और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर काफी कुछ समझ लिया। चलिए
अब इन जेनेटिक प्रिंसिपल्स को एक बहुत ही कॉमन और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो है इंसानों में लिंग का निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन का सारा खेल क्रोमोसोम्स के एक पैर पर टिका होता है। फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स यानी XX, और मेल्स में होता है एक X और एक Y क्रोमोसोम यानी XY। बहुत सिंपल सा बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। माँ से जो एग आता है उसमें हमेशा X क्रोमोसोम ही होता है, हमेशा। लेकिन पिता से जो स्पर्म आता है उसमें X भी हो सकता है और Y भी। अब अगर X वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XX यानी लड़की, और अगर Y वाला स्पर्म एग से मिलता है तो बनता है XY यानी लड़का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर प्रेगनेंसी में लड़का होगा या लड़की, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 50-50 होती है, एकदम बराबर। ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि X वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है या Y वाला। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और बहुत ही अहम हिस्सा शुरू होता है, संयोग, चांस। जिंदगी का चलना सिर्फ एक प्री प्लान्ड प्रोसेस नहीं है, ये तो किस्मत का, संयोग का एक बहुत ही खूबसूरत खेल भी है। जैसा कि यहाँ साफ साफ कहा गया है, व्यक्ति का लिंग नर या मादा होना पूर्णतः एक संयोग की बात है। इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ चांस। इसके लिए ना तो माँ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ना ही पिता को। ये बस कुदरत का एक टॉस ऑफ कॉइन जैसा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जिंदगी की निरंतरता सिर्फ परफेक्ट कॉपिंग की वजह से नहीं है, नहीं, बल्कि ये टिकी है म्यूटेशन से होने वाले लगातार बदलावों पर और संयोग की अनप्रिडिक्टेबल भूमिका पर। चेंज एंड चांस, यही वो 2 चीजें हैं जो डाइवर्सिटी लाती हैं और जिंदगी को आगे बढ़ाती रहती हैं। तो जाते जाते एक सवाल, अगर जिंदगी संयोग और बदलाव का ही एक खेल है, तो क्या इसका कोई मतलब है, कोई बड़ा मकसद है? इस पर सोचिएगा जरूर।